नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, मतलब एआई पर। जी। हमारे पास एक दस्तावेज है, डीमिस्टिफाइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट्स एंड एवोल्यूशन। इसी के कुछ हिस्सों को हम आज समझेंगे। हाँ। कोशिश ये रहेगी कि एआई क्या है, इसके पीछे के आइडियाज क्या हैं, इसका इतिहास कैसा रहा और हाँ, कितने तरह का होता है, ये सब आसानी से समझ आ जाए। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि इसे सरल रखें। हाँ, क्योंकि ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर है तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है ना। सही कहा, जाने अनजाने हम इसे इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले ये है क्या? मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में। देखिए, बुनियादी तौर पर ये कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है। हम्म। इसका मकसद है ऐसी मशीनें बनाना हम्म। जो वो काम कर सकें जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग, मतलब इंसानी समझ चाहिए होती है। जैसे कि क्या काम? जैसे सीखना, तर्क करना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, दुनिया को समझना, मतलब देखना, सुनना और भाषा को समझना, ये सब। अच्छा। और इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है, जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, कि इन्हें हर चीज के लिए प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, ये डेटा से सीखते हैं। बिल्कुल, यही यही तो इसे खास बनाता है। ये एआई सिस्टम्स खासतौर पर मशीन लर्निंग वाले डेटा से सीखते हैं। हम्म। उन्हें आप डेटा दिखाते जाते हैं और वो पैटर्न पहचान कर समय के साथ खुद ब खुद बेहतर होते जाते हैं। ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से एकदम अलग है। हाँ, पारंपरिक सॉफ्टवेयर में तो हम एक एक निर्देश देते हैं, जी। अगर ऐसा हो तो वैसा करो। लेकिन एआई में सिस्टम को डेटा देके छोड़ दिया जाता है कि तुम खुद समझो। तो ये जो सीखने की क्षमता है, जी। यही एआई की असली ताकत है। हाँ, बिल्कुल। ये सीखने की क्षमता ही इसे इतना शक्तिशाली और लचीला बनाती है। इसी वजह से एआई उन सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकता है जिनके लिए उसे स्पेसिफिकली प्रोग्राम नहीं किया गया है, अच्छा। क्योंकि उसने मिलते जुलते पैटर्न्स पहले देखे होते हैं। वो उस अनुभव से सीखता है। और ये इंसानों के सीखने जैसा ही है, बस स्केल बहुत बड़ा है और रफ्तार बहुत तेज। तो ये सीखना, मतलब मशीन लर्निंग, ये एआई का एक बहुत अहम हिस्सा हुआ। स्रोत में भी इसका जिक्र है। ये होता कैसे है ये सीखना? हाँ, मशीन लर्निंग या एमएल एआई का एक सब फील्ड है, और शायद आज के समय में सबसे ज्यादा असरदार भी। आप ऐसे समझे जैसे हम किसी बच्चे को 1000 बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें दिखाते हैं। ठीक है। धीरे धीरे बच्चा फर्क करना सीख जाता है ना? नुकीले कान, मूछें, आवाज। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी ऐसे ही कुछ करते हैं। अच्छा। लेकिन वो लाखों करोड़ों तस्वीरें या डेटा पॉइंट्स देखते हैं और उनमें इतने बारीक पैटर्न पकड़ लेते हैं जो शायद हम इंसान भी ना देख पाएं। ओह। और यही पैटर्न पहचानने की क्षमता उन्हें भविष्यवाणियां करने में मदद करती है, जैसे कोई ईमेल स्पैम है या नहीं, या आपको अगला गाना कौन सा सुनना पसंद आएगा। समझ गई। तो ये पैटर्न पहचानने जैसा है। पर क्या एआई सिर्फ पैटर्न पहचानता है, या उस जानकारी के आधार पर कोई फैसला, कोई तर्क भी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल। यहीं पर एआई का दूसरा अहम हिस्सा आता है, तर्क और समस्या समाधान, मतलब रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा। देखिए, पैटर्न पहचानना एक बात है, लेकिन उस जानकारी का इस्तेमाल करके नतीजा निकालना या कोई मुश्किल हल करना, वो अलग बात है। इसके लिए एआई सिस्टम लॉजिक के नियमों का और खास तरह के एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। हम्म। पुराने जमाने के एआई, जैसे शतरंज खेलने वाला डीप ब्लू, वो रूल बेस्ड ज्यादा थे। आजकल मशीन लर्निंग से मिले पैटर्न पर आधारित तर्क ज्यादा कामयाब है। और भाषा का क्या? हम तो बड़ी आसानी से बात कर लेते हैं, पर मशीनों के लिए ये कितना मुश्किल है? स्रोत में एनएलपी का जिक्र है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हाँ, भाषा भाषा तो वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। एनएलपी एआई का वो हिस्सा है जो कंप्यूटर को हमारी भाषा समझने में मदद करता है। चाहे वो लिखी हुई हो या बोली हुई, उसे समझना, उसका मतलब निकालना और यहाँ तक कि खुद भाषा बनाना भी। जैसे हमारे फोन में असिस्टेंट होते हैं या ट्रांसलेशन वाले ऐप्स। बिल्कुल। एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, गूगल ट्रांसलेट, ये सब एनएलपी के उदाहरण हैं। लेकिन ये आसान नहीं है। क्यों? क्या मुश्किल है इसमें? हमारी भाषा में व्यंग्य होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, भावनाएं होती हैं। एक ही शब्द के कई मतलब हो सकते हैं। हाँ, बात तो सही है। तो एनएलपी की असली चुनौती सिर्फ शब्दों को प्रोसेस करना नहीं, बल्कि उनके पीछे का अर्थ और इरादा समझना है। इसमें काफी प्रगति हुई है, पर अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। सही कहा। अच्छा, और एक और चीज थी, स्रोत में अवधारणा या परसेप्शन, मतलब दुनिया को देखना, सुनना। हाँ,
परसेप्शन। ये एआई को डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर हमारी फिजिकल दुनिया से इंटरैक्ट करने की काबिलियत देता है। इसमें आता है कंप्यूटर विजन, जिससे एआई तस्वीरों और वीडियो को देख और समझ सकता है। जैसे चेहरे पहचानना, तस्वीरों में ऑब्जेक्ट्स ढूंढना, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार का सड़क पर लेन और दूसरी गाड़ियों को पहचानना। अच्छा। और इसी तरह ऑडियो प्रोसेसिंग से एआई आवाजों को समझ सकता है, जैसे आपकी आवाज पहचानकर फोन अनलॉक करना। सेंसर टेक्नोलॉजी और डीप लर्निंग में जो तरक्की हुई है, उसकी वजह से परसेप्शन में काफी तेजी आई है। तो ये एआई को सिर्फ सोचने वाला ही नहीं, बल्कि देखने सुनने वाला भी बनाता है। बिल्कुल। तो ये हो गए एआई के मुख्य पुर्जे: सीखना, तर्क करना, भाषा समझना और दुनिया को महसूस करना। अब जरा पीछे चलते हैं। इसका इतिहास। स्रोत कहता है कि सोचने वाली मशीनों का आइडिया तो पुराना है, पर फील्ड की शुरुआत 1950s में हुई, डार्टमथ वर्कशॉप। जी हाँ, 1956 की डार्टमथ वर्कशॉप को ही मॉडर्न एआई का जन्म माना जाता है। वहीं पर यह नाम गढ़ा गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, जॉन मैकार्थी ने। लेकिन जैसा आपने कहा, सोचने वाली मशीन का विचार तो काफी पुराना है। एलन ट्यूरिंग ने तो बहुत पहले ही ट्यूरिंग टेस्ट का आइडिया दे दिया था। डार्टमाउथ वर्कशॉप की बिखरे हुए आइडियाज को एक नाम दिया, एक दिशा दी, एक एकेडमिक फील्ड बनाया। लेकिन ये सफर एक जैसा नहीं रहा। स्रोत में एआई विंटर्स का भी जिक्र है। ये क्या था? मतलब उतार चढ़ाव आए। हाँ, बिल्कुल। एआई का इतिहास उम्मीदों और फिर निराशाओं के दौर से गुजरा है। शुरू में बहुत जोश था। लोगों को लगा बस कुछ ही साल में इंसानों जैसी मशीनें बन जाएंगी। लेकिन शुरुआती कामयाबी के बाद प्रोग्रेस धीमी हो गई। क्यों? प्रॉब्लम्स जितनी आसान सोची थी, वो उतनी थी नहीं। कंप्यूटर्स उतने पावरफुल नहीं थे, डेटा काफी नहीं था, एल्गोरिदम भी उतने अच्छे नहीं थे। अच्छा। तो फिर फंडिंग कम हो गई, रिसर्च धीमी पड़ गई। इसी दौर को एआई विंटर कहते हैं। मतलब एक तरह की मायूसी छा गई थी। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। तो फिर आजकल जो एआई की इतनी धूम है, वो कैसे? विंटर खत्म हो गया? हाँ, कह सकते हैं कि अब एआई का स्प्रिंग या शायद समर चल रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं, जो स्रोत में भी बताई गई हैं। एक तो कंप्यूटिंग पावर बेतहाशा बढ़ गई है। हाँ, वो तो है। दूसरा, इंटरनेट की वजह से डेटा का भंडार मौजूद है। यही डेटा एआई का ईंधन है। सही। और तीसरा, एल्गोरिदम में, खासकर डीप लर्निंग जैसी टेक्निक्स में बहुत बड़ी सफलताएं मिली हैं। अच्छा। इन सब ने मिलकर एआई को वो करने लायक बनाया है जो 10 साल पहले भी मुमकिन नहीं लगता था। तो हाँ, विंटर के बाद अब जबरदस्त तेजी का दौर है। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, इतिहास और तकनीक की बात हो गई। अब आते हैं एआई के प्रकारों पर। स्रोत में 3 मुख्य प्रकार बताए हैं, उनकी क्षमताओं के आधार पर। पहला है नैरो एआई। जी, नैरो एआई या वीक एआई भी कहते हैं इसे। और सबसे जरूरी बात, आज हमारे आसपास जो भी एआई है, वो नैरो एआई ही है। अच्छा, सिर्फ नैरो एआई। हाँ, फिलहाल यही हकीकत है। इसे किसी एक खास काम या बहुत लिमिटेड कामों के लिए ही बनाया और ट्रेन किया जाता है। उदाहरण बताता है, या ऑनलाइन शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर। ये सब नैरो एआई है। मतलब ये अपने काम में तो बहुत अच्छे हैं, पर सिर्फ उसी काम में। बिल्कुल सही। स्रोत भी यही कहता है। इनकी इंटेलिजेंस बहुत संकरी, बहुत नैरो होती है। नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम फिल्में बताने में कमाल का हो सकता है, पर आप उससे मौसम का हाल नहीं पूछ सकते। उसकी सारी क्षमता एक ही काम पर लगी होती है। उसमें कॉमन सेंस या दूसरी चीजें सीखने की क्षमता नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसानों जैसी जनरल समझ उसमें नहीं होती। ठीक है, तो अगर ये नैरो एआई है, तो फिर अगला प्रकार क्या है? स्रोत में जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई का जिक्र है। हाँ, जनरल एआई या एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये वो काल्पनिक एआई है जिसकी क्षमताएं इंसानों की तरह वाइड होंगी। मतलब एक ऐसी मशीन जो कोई भी दिमागी काम कर सके, जो एक इंसान कर सकता है। सीखना, तर्क करना, प्लान बनाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, अलग अलग माहौल में ढल जाना। यहाँ तक कि क्रिएटिव होना भी। शायद वो भी। और इसे हर नए काम के लिए अलग से ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। वो एक जगह सीखी हुई चीज को दूसरी जगह इस्तेमाल कर पाएगी। ये तो बिल्कुल इंसानों जैसा लग रहा है। क्या हम इसके करीब हैं बनाने के? हाँ, स्रोत भी शायद यही इशारा करता है कि एजीआई अभी भी साइंस फिक्शन ही है। इसे बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम अभी तक ठीक से ये भी नहीं समझ पाए हैं कि इंसानी दिमाग या चेतना काम कैसे करती है। तो उसकी नकल बनाना तो और भी कठिन है। हाँ, ये बात तो है। कॉमन सेंस, क्रिएटिविटी, भावनाएं, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब मशीनों में कैसे डालें? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी नहीं है हमारे पास। तो एजीआई एक
दूर का लक्ष्य है, अभी की हकीकत नहीं। और फिर तीसरा प्रकार है सुपर इंटेलिजेंट एआई या सुपर एआई। ये तो और भी आगे की बात हुई। हाँ, सुपर इंटेलिजेंस या एएसआई, ये एजीआई से भी एक कदम आगे की सोच है। ये एक ऐसी काल्पनिक एआई होगी जो न सिर्फ इंसानों जैसे सारे काम कर सके, बल्कि हर काम में इंसानों से बेहतर हो। हर काम में? हाँ, उसकी सोचने की स्पीड, मेमोरी, पैटर्न पहचानने की क्षमता, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब कुछ इंसानी लेवल से कहीं ज्यादा। बाप रे, इसके तो बड़े फायदे और खतरे दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल, और स्रोत भी शायद इसी तरफ इशारा करता है। सुपर इंटेलिजेंस के विचार से कई नैतिक और दार्शनिक सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि नियंत्रण का सवाल, मानवता के भविष्य का सवाल। हाँ, ये सब, इन पर काफी बहस भी होती है। लेकिन और ये जरूरी है याद रखना कि सुपर इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि जनरल एआई भी अभी सिर्फ थ्योरी हैं। आज की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नैरो एआई पर ही आधारित है। हम अभी सिर्फ खास कामों में माहिर मशीनें बना रहे हैं, इंसानों की तरह सोचने वाली नहीं। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने स्रोत के आधार पर क्या समझा? एआई मतलब डेटा से सीखने वाली मशीनें जी, जो इंसानी समझ वाले काम करने की कोशिश करती हैं। और इसके मुख्य हिस्से हैं सीखना मशीन लर्निंग से, तर्क करना, भाषा समझना एनएलपी से, और दुनिया को महसूस करना परसेप्शन से। हाँ, ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिर हमने इसका इतिहास देखा, डार्टमाउथ से शुरुआत, बीच में एआई विंटर्स के दौर, और फिर हाल में कंप्यूटिंग पावर, डेटा और एल्गोरिथम से आया उछाल। जी, और आखिर में एआई के प्रकार, आज की हकीकत यानी नैरो एआई, और भविष्य की कल्पनाएं यानी जनरल एआई और सुपर एआई। हाँ, श्रुत इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने में एक अच्छी बुनियाद देता है। बिल्कुल, और ये जानना सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए जरूरी नहीं है। ये तकनीक हमारी जिंदगी बदल रही है। सही कहा। समाज, नौकरियां, जी, सब पर असर पड़ रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि ये सब है क्या। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत हमें एक और सोचने वाली बात देता है। क्या हमने बात की कि एआई सिस्टम, खासकर एमएल वाले, डेटा से लगातार सीखते हैं और बेहतर होते जाते हैं। उन्हें हर बार बताना नहीं पड़ता कि क्या करना है। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा विचार है, मशीनें जो खुद ब खुद विकसित हो सकती हैं। हाँ, ये थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। तो सवाल ये उठता है, आज की नैरो एआई जो पैटर्न पहचानने में उस्ताद है, और कल की संभावित जनरल एआई जो शायद समझ भी सकेगी, इनके बीच कितना फासला है? क्या सिर्फ पैटर्न पहचानना ही समझना है? क्या डेटा से सीखना और सच में किसी चीज को जानना एक ही बात है? ये गहरा सवाल है। हाँ, स्रोत हमें एआई की क्षमताओं के बारे में तो बताता है, पर यह सवाल छोड़ जाता है कि क्या ये क्षमताएं कभी असली समझ या चेतना बन सकती हैं? और अगर बन सकती हैं, तो उसके मायने क्या होंगे? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि फिलॉसफी और नैतिकता का भी सवाल है, और इस पर शायद हमें आने वाले वक्त में और सोचना पड़ेगा।